ऑलराइट। जब ये Recording in रिएक्शन होगा progress. तो क्लोरीन का जो येलोइश ग्रीन कलर है वो फेड होगा और सिलिकॉन 4 क्लोराइड का कलरलेस लिक्विड अपीयर होगा। इस SiCl4 में बॉन्डिंग ऑब्वियसली कोवेलेंट होगी। इस SiCl4 में ऑब्वियसली स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर होगा। अब जब बॉन्डिंग कोवेलेंट हो, स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर हो, तो ऑब्वियसली इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी। उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज व्हाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। ऑलराइट। इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। एंड ऑब्वियसली जो सॉल्युबिलिटी है वो इन वाटर देखा जाता है। So let's move on to the next page. Solubility in water. सिलिकॉन 4 क्लोराइड में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। और इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से SiCl4 can easily hydrolyze with water. And misty fumes of HCl with pH value 2 to 3. Obviously guys हम इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ दो डिफरेंट इक्वेशंस के फॉर्मेट हैं और दोनों एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल। SiCl4 जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा बिकॉज ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो ये कन्वर्ट होगा SiOH टेकन 4। इसके नजर आएंगे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स और यहां से आपको मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl। और मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl को हम स्टीमी फ्यूम्स भी कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं SiCl4 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा SiO2 में, जिसका व्हाइट सॉलिड बनेगा और मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl बनेंगे। दोनों इक्वेशंस एक्सेप्टेबल है, हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जब प्रेसिपिटेट्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये लिखा जाएगा और व्हाइट सॉलिड लिखेंगे तो फिर ये वाली इक्वेशन बनेगी। सही है, बट दोनों एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारा सिलिकॉन हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट, फास्फोरस।
phosphorus. Next, reaction with chlorine. फॉस्फोरस का फॉर्मूला है P4। अगर हम उसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो कन्वर्ट होगा PCl3 में। इस PCl3 का नाम है फॉस्फोरस 3 क्लोराइड। Phosphorus 3 chloride is also called phosphorus trichloride. In order to balance the equation मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ ताकि phosphorus बैलेंस हो। 12 क्लोरीन हो गया तो मैं यहाँ पर 6 लगाता हूँ। ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है TARTP, और ये भी गैस होता है। ठीक है, देन अगर मैं फॉस्फोरस को रिएक्शन करवा दूं क्लोरीन गैस के साथ तो ये कन्वर्ट होगा गाइस PCl5 में, और ये सॉलिड होगा। PCl5 is phosphorus pentachloride, which is also called phosphorus 5 chloride. Okay. ये कलरलेस होता है और ये बेसिकली व्हाइट सॉलिड होता है। सही, कलरलेस गैस, व्हाइट सॉलिड। लेकिन जब ये रिएक्शन होगा ऑब्वियसली येलो ग्रीन कलर फेड होगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 4 लगाएंगे तो क्लोरीन 10 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर 10Cl2 कर देंगे। अब एक चीज और भी बता सकते हैं कि अगर आपने लिमिटेड सप्लाई किया है तो PCl5, लेकिन अगर उन्होंने एक्सेस क्लोरीन अप्लाई सप्लाई किया है तो फिर PCl5। तो बेटा लिमिटेड सप्लाई में क्या होगा, सॉरी PCl3, और एक्सेस क्लोरीन के अंदर क्या होगा PCl5। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों क्लोराइड में बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट, और दोनों क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन AlCl3 के लिए ली, SiCl4 के लिए ली, एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन क्लोराइड के दोनों फॉस्फोरस के दोनों क्लोराइड्स के लिए यूज होगी। सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन, नो चेंजेस। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई PCl5 और PCl3 दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि PCl5 और PCl3 में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आप आंसर देंगे PCl5, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, व्हिच इज व्हाई उसमें स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा होगा। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू PCl3 ऑब्वियसली हायर होगा। ठीक है, आप इस तरह से कंपैरिजन करोगे अगर दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करने के लिए आएगा। इसके बाद सॉलिबिलिटी देखेंगे।
And for that, we need to move on to the next page. Solubility. PCl3 और PCl5 दोनों के पास empty d ऑर्बिटल होता है. Both PCl3 and PCl5 contain empty d orbital. So they can easily hydrolyze with water. And as a result, acidic solution मिलेगा. टू टू 4 pH का एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा. एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है. ये है जनाब PCl3. आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में. इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड. प्लस 3HCl. अब हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी. Now if we have PCl5 और हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होगा H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. और साथ में आपको HCl भी मिलेगा. अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 क्लोरीन एटम्स है तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 लगाया. जब मैं यहाँ पर 5 लगाऊंगा तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई? 8. तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा. दैट्स हाउ वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. ऑलराइट, आई होप आपने नोट किया हो कि फास्फोरस का P4O6 का ऑक्साइड होता है और फास्फोरस का PCl3 भी होता है. आप इसको वाटर में प्लेस करोगे और इसको भी वाटर में प्लेस करोगे तो आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगी गाइस, और वो है H3PO3. सेम एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है दोनों से. सिमिलरली आपके पास फास्फोरस का ऑक्साइड है P4O10 और आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोराइड है व्हिच इज PCl5. दोनों को वाटर में प्लेस करो सो दोनों आपको एक ही एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं व्हिच इज H3PO4. तो फास्फोरस इज एन एलिमेंट जिसका ऑक्साइड और क्लोराइड से सेम एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो. ओके, एक छोटा सा नोट देख लेते हैं. याद रखिएगा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस. सिलिकॉन भी केस में यही था, टाइप ऑफ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस. एक छोटा सा नोट,
ये देखिए ये नोट है हमारे पास। इस नोट में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन ले रहा हूं। सही। अगर मुझे ऑक्साइड्स लिखने हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा SiO2। फास्फोरस के लिए क्या लिखूंगा? P4O10, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड ले रहा हूं मैं। सल्फर के लिए क्या लिखूंगा? SO3। और क्लोरीन के लिए क्या लिखूंगा? Cl2O7, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड ले रहा हूं। लेट्स सपोज मैं यहां से क्लोराइड ले रहा हूं, तो अगर क्लोराइड लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? NaCl। ये क्या हो जाएगा? MgCl2। ये क्या हो जाएगा? AlCl3। सिलिकॉन का क्लोराइड कौन सा बताया मैंने आपको आज? SiCl4। और फास्फोरस का क्लोराइड क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का PCl5। आपने नोट किया? सल्फर का क्लोराइड नो नहीं है, कोई खास इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की भी हमें, दी भी नहीं है एग्जामिनर ने, इसलिए हम शेयर नहीं कर रहे। और क्लोरीन का तो क्लोराइड बनता ही नहीं है। सही है ना? इन दोनों के लिए यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? आप नोट करें, यहां पर +1 है, यहां +2 है, यहां +3 है, यहां +4 है, यहां +5 है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में +6 है, और Cl2O7 में +7 है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड की भी इंक्रीज हो रही है और ऑक्साइड की भी इंक्रीज हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये रीजन क्या है? What's the reason behind this? Reason is कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है। सही। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7। सो हम यहां क्या लिखेंगे? as the number of valence electrons increases, oxidation state also increases. Okay, ये नोट में हमारा पहला पॉइंट था गाइस। नोट में हमारा सेकंड पॉइंट, और नोट बताना है मुझे, तो मुझे पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल देखने के लिए डेटा बुकलेट यूज कर लेते हैं। आई होप आपको क्लिक हो बात। डिटरमिन करना हूं, एक इंफॉर्मेशन डिटरमिन करना चाहता हूं। देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है 3, 14, 15, 16, 17, 18, राइट। मैंने क्या किया? मैंने यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना, इसको मैंने इनलार्ज कर दिया, ये लिया है, और ये लेकर मैंने यहां रख दिया। एडजस्ट योर वेट, कर लेंगे एडजस्ट। चलो,
ओके देखो, ये लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप है। सही है, इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। जब डायगोनल रिलेशनशिप हो ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू सेम होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बेरिलियम की होगी वही किसकी होगी? एल्यूमिनियम। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लिथियम की है वही किसकी होगी? मैग्नीशियम। और एक बात और याद रखिएगा कि जब डायगोनल रिलेशनशिप होता है ना, तो लिथियम नाइट्रेट और लिथियम कार्बोनेट एग्जैक्टली मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की तरह एक्ट करता है, फिर वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की तरह एक्ट नहीं करता। सही है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसी तरह से लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी। सो आप यहां लिखेंगे फाइनल रिलेशनशिप लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। डायगोनल रिलेशनशिप यहां पर फिट करता हूं इस, उप्स, फिट तो नहीं हो सकता ये, एक मिनट। डायगोनल रिलेशनशिप देख लेते हैं जी, आ गया ये। तो हम यहाँ कह देते हैं कि लिथियम एंड मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है lithium and magnesium has diagonal relationship okay, due to this lithium carbonate decomposes into lithium oxide and carbon dioxide. ओके, यहां से एक और पॉइंट भी जज कर सकते हैं हम, और वो ये कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम have same electron negativity values because उसमें भी diagonal relationship होता है। सही है, ओके।